कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी से जिसके लंबे सफेद बाल हैं और वो खड़ा है एक ऐसी जगह पर जहां हाल ही में भयानक बैटल हुआ था। हम देखते हैं कि ये आदमी किसी तरह का मैजिक यूज कर रहा है ताकि अगर कोई सर्वाइवर बचा हो तो वो कम से कम कोई आवाज करे, अगर बोल ना सके तो भी। कई ग्लोइंग सर्कल्स हवा में बनते हैं जब ये सफेद क्लोक पहना हुआ इंसान रिक्वेस्ट करता है, लेकिन साफ है कि वही अकेला सर्वाइवर है। उसके सामने खड़ा है वही जिसने पहली बार डीमंस को एकजुट किया था और जिसकी वजह से पूरी ह्यूमैनिटी कोलैप्स हो गई, यहां तक कि बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। लेकिन किस्मत से सफेद बालों वाला आदमी सही समय पर सही जगह मौजूद था और उसने एक बेबी को बचा लिया जिसे डीमंस खाने वाले थे। वो बच्चा हरे रंग की तेज मैजिक में लिपटा हुआ था। उसी समय हमें पता चलता है कि डीमन रेल्म से आए डीमंस और व्हाइट टावर के मेजेस जो प्रोटैगनिस्ट के साथ थे, उन्होंने लगभग ह्यूमैनिटी का फ्यूचर बर्बाद कर दिया था। तभी हॉर्न वाला डीमन तलवार लेकर सफेद क्लोक वाले आदमी पर चार्ज करता है, लेकिन पलटवार में उसकी गर्दन उड़ जाती है। यहीं एक हरी बालों वाली लड़की एंट्री लेती है और कहती है कि 28 अप्रैल को हाई प्रीस्ट की डेथ कंफर्म हो गई थी। उसका नाम है एना सोलिस, दुनिया की आखिरी ड्रैगन और हिस्ट्री रिकॉर्ड करने वाली ऑब्जर्वर। आगे देखते हुए वो लड़की कहती है कि उसके पास एक गुड और एक बैड न्यूज़ है। मेज उससे कहता है कि पहले बैड बताओ। वो बताती है कि डीमन आर्मी ने सच में व्हाइट टावर इन्वेड कर दिया और ज्यादातर मेजेस को खत्म कर दिया। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि इंपीरियल फोर्सेस उम्मीद से पहले पहुंच गए और कुछ सर्वाइवर्स को बचा लिया। थोड़ी पर हाथ रखकर आदमी कहता है कि ये सुनकर राहत मिली और उसे अपने फैसले पर कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि जिन लोगों को उसने चुना था वो उसके सामने खड़े हैं। एडना पूछती है कि क्या उसके पास कुछ और कहने को है। गंदे ग्लव को देखते हुए वो कहता है कि उसके डिसाइपल्स अभी यंग और ईगर हैं, उनका ख्याल रखना। झुककर लड़की प्रॉमिस करती है कि वो समय समय पर उनसे मिलने आएगी। हंसते हुए एक मेज पूछता है कि ड्रैगन इंसान को झुककर सैल्यूट क्यों करती है। एडना जवाब देती है कि वो इसके लायक है और कॉन्टिनेंट और वो खुद व्हाइट टावर के हीरोज की कुर्बानी नहीं भूलेगी। जाते जाते आदमी कहता है कि हाँ, शायद ये सच है, लेकिन ये कहना झूठ होगा कि उसे किसी बात का रिग्रेट नहीं है, क्योंकि वो कभी अच्छा लीडर नहीं था। फिर भी अगर उसे दूसरा चांस मिलता तो चाहे लोग उसे विलन कहते, वो सिर्फ अपने लोगों के लिए सेल्फिश लाइफ जीता, क्योंकि यही उसका जीने का तरीका होता। हमें पता चलता है कि व्हाइट टावर का मास्टर मेज जिसे एडना ने रेफरेंस किया था वही आदमी है, ऑस्कर सेज। उस बैटल में कुल 153 मैजिक्स अलग अलग लेवल्स के मारे गए, साथ ही टावर मास्टर और हाई प्रीस्ट भी। कुछ समय बाद एक सनी डे पर एक काले बालों वाला लड़का अपने बेड पर लेटा है और उसके पास एक नीले बालों वाला लड़का बैठा है। अचानक काले बालों वाला लड़का डर के मारे उठ बैठता है और गलती से नीले बालों वाले को टक्कर मार देता है, जिससे उसके हाथ का पानी का बोल गिर जाता है। थोड़ा इरिटेटेड होकर वो लड़का कहता है कि वो बस टॉवल बदलने आया था और अब पूरा भीग गया है, और ऊपर से इसने केयर के लिए ग्रैटिट्यूड तक नहीं दिखाया। छाती पर हाथ रखकर प्रोटेगनिस्ट सोचता है कि क्या वो पूरा टाइम सोया हुआ था। फिर उसे एहसास होता है कि सबसे जरूरी बात यह है कि वो मरा नहीं, जैसा उसे लगा था, जबकि हाई प्रीस्ट ने उसे तलवार से सीधा स्ट्राइक किया था। घबराकर वो जोर से पूछता है कि आखिर हो क्या रहा है। तभी एक सुनहरे बालों वाला आदमी आता है और गुस्से में कहता है कि अब वो पक्का उसे ह्यूमन बना देगा। नीले बालों वाला लड़का उसे रोकने की कोशिश करता है। दोनों ऑफ गार्ड हो जाते हैं जब प्रोटेगनिस्ट पूछता है कि वो अभी तक जिंदा कैसे है। सुनहरे बालों वाला आदमी बेहद गुस्से में कहता है कि क्या उसे ये सरप्राइजिंग नहीं लगता कि वो अब भी सांस ले रहा है। धमकियों से परेशान हुए बिना काले बालों वाला लड़का उस आदमी से कहता है कि डिटेल में करंट सिचुएशन एक्सप्लेन करो, क्योंकि क्लियरली वो मेज है। खून से भरी आंखों वाला आदमी गुस्से में पूछता है कि एक्सप्लेन का क्या मतलब है, और प्रोटैगनिस्ट पर हमला करने ही वाला होता है। वो कहता है कि इस लड़के ने कंट्रोल खो दिया है और उसे अपनी गलती पर रिफ्लेक्ट करके माफी मांगनी चाहिए। जैसे ही हाथ उसके चेहरे की तरफ बढ़ता है, लड़का सोचता है कि कहीं ये मेज डीमंस का प्लांटेड असैसिन तो नहीं है। उस केस में वो तुरंत अपना विंड प्रोटेक्शन मैजिक एक्टिवेट कर देता है ताकि अटैकर की कलाई भूसे की तरह मुड़ जाए। लेकिन ये अटैक लो लेवल होने के बावजूद आसान नहीं होना चाहिए था। लड़का हैरान रह जाता है जब उसका मैजिक एक्टिवेट होते ही फेड होने लगता है। अपने हाथों को देखकर वो सोचता है कि ये कितनी पैथेटिक स्पेल थी।
बिना चोट खाए आदमी प्रोटैगनिस्ट की विंडशील्ड की तारीफ करता है और कहता है कि कम से कम वो पूरा टाइम खेल नहीं रहा था। फिर वो डिसिप्लिनरी एक्शन, जो रिसर्च फंड्स मिसयूज पर था, को पोस्टपोन करने की बात करता है ताकि लड़का रिकवरी पर फोकस करे। प्रोटैगनिस्ट सोच में पड़ जाता है कि विंडशील्ड उसी वक्त गायब हो गई जब उसने मैजिक यूज किया, और जैसे ही उसे एहसास होता है कि उसकी एनर्जी बहुत लो है, नीले बालों वाला लड़का पूछता है कि क्या वो पागल हो गया है जो एल्डर मैक्सन पर अटैक कर रहा है। ऑस्कर इस सबसे अनबॉदर्ड होकर पूछता है कि आज तारीख क्या है। तुरंत नीले बालों वाला बताता है कि आज 21 सितंबर है, यानी लड़का ज्यादा से ज्यादा एक दिन ही अनकॉन्शियस रहा। कंफ्यूज्ड होकर प्रोटैगनिस्ट कहता है कि लॉयड, गिली या शाशा में से किसी को बुलाओ। वो उन लोगों से सुनना चाहता है कि हुआ क्या। नीले बालों वाला पूछता है कि उसका दोस्त टावर मास्टर का नाम इतनी इनफॉर्मल तरीके से क्यों ले रहा है, और क्यों याद नहीं कि लॉयड ने व्हाइट टावर छोड़कर रेड टावर ज्वाइन कर लिया था किली के साथ। हक्का बक्का रह गया लड़का सोचता है कि सामने वाला सच बोल रहा है। तब वो पूछता है कि क्या इस केस में शाशा, जो 5 साल की बच्ची थी, अब व्हाइट टावर की मास्टर है। नीले बालों वाला कंफर्म करता है, लेकिन पूछता है कि वो 20 साल को क्यों इग्नोर कर रहा है। ऑस्कर के मन में आता है कि आखिर वो इस छोटे लड़के पर इतना गुस्सा क्यों कर रहा है। पहली बार खिड़की में अपना रिफ्लेक्शन देखकर वो शॉक में पूछता है कि सामने खड़ा ये इंसान कौन है। कुछ समय बाद हमें प्रोटैगनिस्ट के साथ पता चलता है कि उसकी मौत को 20 साल बीत चुके हैं, और इस दौरान शहर बहुत डेवलप हो चुका है। अब वहां कार्स हैं और पब्लिक पोल्स पर लाइट्स हैं, सब मैजिक इंजीनियरिंग रेवोल्यूशन की वजह से। ऊपर से ये सब देखकर लड़का कहता है कि उसके पुराने दोस्त ये सब देखकर खुश होते, क्योंकि जब दुनिया कोलैप्स हो रही थी तब बहुत लोग मान चुके थे कि यही एंड है। लेकिन अब उसका मिशन है अपने करंट बॉडी के ओनर के बारे में जितनी ज्यादा जानकारी हो सके इकट्ठा करना। जल्द ही उसे पता चलता है कि उसका नाम है ऑस्कार क्रशन। व्हाइट टावर ने उसे 10 साल की उम्र में अडॉप्ट किया था। वो एक रूइंड नोबल फैमिली का लड़का था, लेवल 1 मेज, और मैजिक यूज करने में बहुत कमजोर। प्रेशर में आकर उसने रिसर्च फंड्स डाइवर्ट करके इलीगल एलिक्सर खरीदा और पी लिया ताकि अपनी माना कैपेसिटी बढ़ा सके। भले ही रिस्क ये था कि वो कभी जागे ही नहीं। ऑस्कर सेज सोचता है कि जरूर ये लड़का पोशन पीकर मर गया था, लेकिन शॉक तब लगता है जब उसे पता चलता है कि उसके नए बॉडी में लेवल 1 मेज के लिए बहुत ज्यादा माना है। ये माना ज्यादातर प्योर और अनरिफाइंड है। वो सोचता है कि शायद ये क्रशन के रेकलेस एक्ट का नतीजा है। अचानक उसके पेट से बहुत तेज नीली लाइट निकलने लगती है। उसी वक्त उसकी उंगली से कुछ बाहर आता है। एक काला चिपचिपा ड्रॉप जमीन पर गिरता है, जिसे देखकर लड़का घबरा जाता है। जल्दी ही उसे एहसास होता है कि यह सब्सटेंस टॉक्सिक है। कुछ भी समझ ना आने पर वो सोचता है कि उसका करंट बॉडी पॉइजन्ड क्यों है, लेकिन तुरंत हल्की मुस्कान के साथ समझ लेता है कि असल में हुआ क्या है। अब उसे पता है कि एलिक्सर फेक नहीं था, जैसा सब कहते थे। उसका होस्ट ये नहीं जानता था कि वायल में जहर था। इसका मतलब है कि क्रशन माना एक्सप्लोजन से नहीं मरा, बल्कि इतनी अब्सर्ड मात्रा में जहर से मरा जिसकी लेवल 1 मेज को मारने के लिए जरूरत से कहीं ज्यादा थी। अगर ऑस्कर ना होता तो इस पॉइजन का कोई ट्रेस कभी नहीं मिलता। कुर्सी से उठकर ऑस्कर कहता है कि उसे नहीं पता कौन उसकी सोल के साथ खेल रहा था, लेकिन किसी भी हालत में उसे दूसरा मौका मिल चुका है, जो वो अपनी मौत से पहले डेस्परेटली चाहता था। और अब वो वही सेल्फिश लाइफ जिएगा अपने लोगों के लिए, जैसा उसने वादा किया था। ये सब के बावजूद एक अच्छी शुरुआत है। एलिक्सर को हाथ में पकड़कर वो ये भी प्रॉमिस करता है कि क्रशन से उसका बदला लेगा, उसके बॉडी उधार देने की पेमेंट के तौर पर। इसी बीच सान की आउटस्कर्ट्स पर कोई दुकान से आई खबर अनाउंस करता है। एक ब्राउन ब्लेजर पहने आदमी गुस्से में अपने एम्प्लॉई को डांटता है कि जब वो पास आए तो उसे बॉस कहकर एड्रेस क्यों नहीं किया। यंग आदमी माफी मांगकर बताता है कि किसी मेज ने दुकान पूरी तरह तबाह कर दी, और ये सुनकर बॉस और फ्यूरियस हो जाता है। सर्वेंट आगे कहता है कि वो मेज एलिक्सर बेचने वाले के बारे में पूछ रहा था, और पूछता है क्या ये ऑस्कर क्रशन हो सकता है। बॉस शांत होकर कहता है नहीं। कंसर्न्ड सर्वेंट पूछता है कि कहीं ये व्हाइट टावर की इन्वेस्टिगेशन तो नहीं। बॉस फिर कहता है नहीं, क्योंकि ऑस्कर को फ्रेम करने वाला व्हाइट टावर के अंदर ही था। तभी कोई पूछता है कि कौन इतना बेवकूफ होगा जो क्राइम करने से पहले अपना आइडेंटिफिकेशन रिंग रिमूव करना भूल जाए। उसी वक्त ऑस्कर सेज अंदर आता है, लेकिन सबको लगता है कि वो क्रशन ही है।
ऑस्कर अपने मन में सोचता है कि उसने वायल से निकली सेंट ट्रैक करके ये जगह खोजी और अब उसे पता है कि इसमें कई लोग शामिल हैं। काउच पर बैठा आदमी पूछता है कि क्या लड़के ने उसकी दुकान तबाह की थी। ऑस्कर काल्मली कहता है हाँ, और ये भी कहता है कि वो ये जानने में इंटरेस्टेड है कि वो दोनों क्या बात कर रहे थे। तो बिना रुके कॉन्वर्सेशन जारी रखो। बॉस का पेशेंस खत्म हो जाता है और वो कहता है कि उसने सोचा था इस बार जाने देगा, लेकिन अब कोई चॉइस नहीं बची। वो अपने हेंचमैन को आदेश देता है कि प्रोटैगनिस्ट को खत्म कर दो। डार्क नजर के साथ ऑस्कर कहता है कि अगर यही खेल है तो वो भी रेडी है। वो तुरंत अपनी स्पेल विंग कटर कास्ट करता है और एक आदमी का सर उड़ जाता है। मन ही मन ऑस्कर डिसअपॉइंटेड होता है क्योंकि उसका एम सिर्फ सर नहीं था। ब्राउन ब्लेजर वाला आदमी शॉक में चीखता है और अपना रिवॉल्वर उठाता है, ऑस्कर को गालियां देते हुए। कई बुलेट्स उसकी तरफ उड़ती हैं, लेकिन ऑस्कर मुस्कुराता है और कहता है कि ये काफी इंटरेस्टिंग है। वो विंडशील्ड एक्टिवेट करता है और सोचता है कि इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करने का प्रिंसिपल क्या है। वो आदमी स्टन्ड होकर पूछता है कि उसने बुलेट्स कैसे रोकी। ऑस्कर सरप्राइज होता है ये जानकर कि इन्हें बुलेट्स कहा जाता है। फिर कहता है कि जितनी इंटरेस्टिंग बुलेट्स हैं उतना ही अच्छा होगा कि फिलहाल इन्हें लौट आया जाए। बिना बुलेट प्रूफ बॉडी के उसका ओपोनेंट सीधे इस अटैक को झेल लेता है। घायल होकर भी वो गालियां देता रहता है, लेकिन ऑस्कर कहता है कि अब उसकी आवाज कोई नहीं सुनेगा क्योंकि उसने कमरे को साउंड प्रूफ कर दिया है। शॉक्ड आदमी पूछता है कि ये कैसे पॉसिबल है। ऑस्कर जवाब देता है कि उसने साउंड बाइंड यूज किया है और अब वो चाहता है कि आदमी कोऑपरेट करके बताए किसने उसे फंसाया। प्रॉब्लम यह है कि आदमी जिद्दी बना रहता है, तो ऑस्कर उसके चेहरे पर जोरदार किक मारता है। ऊपर खड़ा होकर ऑस्कर एडमायर करता है कि उसका ओपोनेंट अपनी जान से ज्यादा अपनी ईगो को बचाना चाहता है। फिर वो एक और स्पेल एक्टिवेट करता है और अपना पैर उसके चेहरे पर दबाकर रखता है। जमीन पर पड़ा आदमी चीखने लगता है। ऑस्कार कहता है कि अब जब उसने उसके शरीर में हवा चैनल कर दी है तो वो इमेजरेबल पेन महसूस कर रहा होगा। वो ये भी कहता है कि उसे दूसरों को टॉर्चर करना पसंद नहीं क्योंकि इसमें बहुत शोर होता है। बेगिंग करते हुए आदमी कहता है कि वो सब बता देगा, बस रोक दो। मैजिक डीएक्टिवेट करते हुए ऑस्कर कहता है अब सब कुछ बता दो अपने असैसिन के बारे में। ब्लेजर पहने आदमी गले पर हाथ रखकर बताता है कि उसे पैसे दिए गए थे ताकि वो इलिक्सियर क्रशन को सस्ते दाम पर बेच दे। जिसने ये किया उसका चेहरा हुड से ढका था, लेकिन उसने व्हाइट टावर की रिंग पहनी थी। ऑस्कर सोचकर कंक्लूड करता है कि ये बस उसे मिसलीड करने का ट्रिक था। घबराहट में आदमी आगे बताता है कि उस मिस्टीरियस शख्स से मिंट जैसी खुशबू आ रही थी। ऑस्कर सारी जानकारी दिमाग में स्टोर कर लेता है और पूछता है कि उसने उसकी मौत के बाद कॉन्सिक्वेंसेस से डील करने का क्या प्लान बनाया था। आदमी कहता है कि उसे लगा ही नहीं कि व्हाइट टावर इन्वेस्टिगेट करेगा। यहीं ऑस्कर को एक और वैल्यूएबल जानकारी मिलती है। चारों मेन मैजिक टावर्स की स्थिति बदल चुकी है, जिसके बारे में उसे कुछ नहीं पता था। ऑस्कर कहता है कि इलिक्सिर लेने के बाद वो सब भूल गया था। आदमी आगे कहता है कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स दे देगा। वो ड्रेसर से कई फोल्डर्स लेकर आता है और कहता है कि इनमें सारे रेलेवेंट रिकॉर्ड्स हैं। ऑस्कर सबसे पहले व्हाइट टावर का फोल्डर उठाता है। उसमें लिखा होता है कि उसकी मौत के बाद पिछले साल चारों टावर्स में व्हाइट टावर ने सबसे वर्स्ट रिजल्ट्स दिए। ऑस्कर हैरान होता है और सोचता है कि अगर उसने एडना को जिम्मेदारी दी थी तो एडवांस्ड मैजिक कहाँ गया। फिर वो आदमी से पूछता है कि चारों टावर्स की करंट सिचुएशन क्या है। पता चलता है येलो टावर पूर्व लाइटनिंग कंट्रोल करता है और मैजिक इंजीनियरिंग के नए युग की शुरुआत की। ब्लू टावर दक्षिण क्लीन वाटर, एग्रीकल्चर और पोषण बिजनेस में योगदान दिया। रेड टावर वेस्ट मिलिटेंट्स के साथ जुड़कर मॉन्स्टर सब्जुगेशन मिशंस में हिस्सा लिया। व्हाइट टावर सिर्फ डिलीवरीज करता है। ऑस्कर शॉक में आ जाता है। वो पूछता है क्या आइटम डिलीवरीज। आदमी कंफर्म करता है और बताता है कि व्हाइट टावर के पास विंड नाइट्स हैं जो उड़कर पार्सल्स पहुंचाते हैं। ऑस्कर समझ जाता है कि हालात उसकी सोच से कहीं ज्यादा खराब हैं। कभी व्हाइट टावर के मेजेस आसमान में उड़ते थे और उन्हें ड्रैगन्स और ईगल्स से कंपेयर किया जाता था। अब वो डिलीवरी बॉयज बन चुके हैं। ऑस्कर चेहरे पर हाथ रखकर पूछता है किसकी वजह से ये हाल हुआ। आदमी जवाब देता है जितना उसे पता है ये सब करंट मास्टर की वजह से है। ऑस्कर रियलाइजेशन में आता है कि वो मास्टर उसके ही डिसाइपल्स में से एक है।
वो टॉपिक बदलकर पूछता है कि ब्लू टावर पोशंस के अलावा और बिजनेस क्यों कर रहा है। आदमी बताता है कि ब्लू टावर का पोशन मार्केट पर मोनोपोली है। इसी वजह से उन्होंने क्लीन वाटर बेचना शुरू किया और सूखी जगहों में बारिश करवाई। ऑस्कर समझ नहीं पाता और पूछता है कि क्लीन वाटर क्यों बेचा जा रहा है। आदमी बताता है कि ये अमीरों में नया ट्रेंड है। ऑस्कर इरिटेटेड होकर कहता है कि ब्लू टावर के मेजेस सिर्फ पैसों के लिए क्लाउन बन गए हैं। डॉक्यूमेंट्स पढ़ते पढ़ते ऑस्कर को पता चलता है कि व्हाइट नाइट फेस्टिवल व्हाइट टावर के लिए अपनी वर्थ साबित करने का आखिरी मौका है, लेकिन वो इवेंट सिर्फ 7 महीने बाद होने वाला है। तभी आदमी अचानक कहता है कि उसके शरीर में कुछ गड़बड़ है। ऑस्कर सोचता है कि क्या उसे बचाना चाहिए क्योंकि उसने यूजफुल इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन येलो टावर के डॉक्यूमेंट्स पढ़ते ही ऑस्कर अनकवर करता है कि वहां बहुत क्राइम्स कमिटेड हुए हैं। वो चुप हो जाता है और फाइनली खड़ा होकर कहता है कि ये आदमी तो प्रैक्टिकली फिल्थ विथ लेग्स है। वो उसे बचाने का फैसला नहीं करता और मन ही मन उम्मीद करता है कि अगले जन्म में शायद वो अच्छा इंसान बने। अगली सुबह व्हाइट टावर में ऑस्कर अपने क्वार्टर्स में आता है, पूरी तरह एग्जॉस्टेड हालत में। आर्मचेयर पर बैठकर सोचता है कि कुछ बेसिक स्पेल्स यूज करने के बाद ही इतनी थकान क्यों हो रही है। फिर सोचता है कि क्या वो अपने सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड विन आर्काइव, जिसने उसे ह्यूमन हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट मेज बनाया था, का इस्तेमाल कर सकता है। कोशिश करता है लेकिन स्पेल डिसिपेट हो जाता है। ऑस्कर कंक्लूड करता है कि वो अभी इसे यूज नहीं कर सकता और उसे अपने शरीर की पूरी स्थिति जानने के लिए एक मैजिकल स्कैन करना होगा। ऑस्कर क्रशन की जानकारी स्टडी करते हुए प्रोटोगोनिस्ट समझता है कि मेमोरीज बिखरी हुई हैं और होस्ट के बारे में सब कुछ जानना जरूरी है ताकि वो बॉडी बचा सके। सामने आता है कि जो लड़का मरा था वो काउंट क्रशन का हेयर और एक बड़ी आग का अकेला सर्वाइवर था। उसकी पावर इतनी जल्दी रिकॉग्नाइज हुई थी कि मेजस उसे रिक्रूट करने के लिए लड़ने लगे। 6 साल तक उसने मैजिक कॉलेज अटेंड किया, हमेशा टॉप ग्रेड्स लाए और थीसिस से साबित कर दिया कि वो जीनियस है। लेकिन वो कभी लेवल 1 से आगे नहीं बढ़ पाया और दुखी जिंदगी जीता रहा। कारण था माना डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसने उसे ग्रेट मेज बनने से रोका। प्रोटैगनिस्ट की आंखें चौड़ी हो जाती हैं जब वो जानता है कि होस्ट को डिजीज थी। अब सब कुछ समझ आता है। तभी स्कैन कंप्लीट होता है। रिजल्ट्स देखने पर शॉक मिलता है कि माना डेफिशिएंसी सिंड्रोम असल में था ही नहीं। असली प्रॉब्लम ये थी कि किसी ने क्रशन का मैजिक सर्किट जानबूझकर सील कर दिया था। सिंड्रोम में मेज मैजिक सर्कुलेट या एक्यूमुलेट नहीं कर पाता और उसके सर्किट्स की संख्या लेवल तय करती है। लेकिन क्रशन के सर्किट्स नेचुरली डिफेक्टिव नहीं थे, बल्कि जानबूझकर बांधे गए थे। ऑस्कर सोचता है कि अगर लड़का जीनियस था तो उसने खुद क्यों नहीं समझा कि सिंड्रोम नहीं है। वो मानता है कि काश उसने डायरी रखी होती। फ्रैंक के अनुसार क्रशन एल्कोहलिक था, लेकिन ऑस्कर अब सोचता है कि शायद वो डिलिबरेटली बनाई गई पर्सोना थी। शायद क्रशन ने जाना कि उसका सर्किट ब्लॉक किया गया है और उसने प्लेबॉय बनने का नाटक किया ताकि किसी पर ट्रस्ट न करना पड़े। इसलिए उसने इलीगल एलिक्सिर चुना ताकि खुद ही बंधन तोड़ सके। ऑस्कर कई किताबें टेबल पर रखकर कहता है कि वो नॉट जरूर खोलेगा। तभी उसे एक किताब दिखती है, री इंटरप्रिटेशन ऑफ बेसिक मैजिक पर। वो पेजेस पलटता है और नोट्स पाता है, विंड कटर, विंडशील्ड और गन स्पेल तक। ऑस्कर को एहसास होता है कि ये उसी की तरह स्पेल्स को इंटरप्रेट करता है। क्रशन ने खुद से कई नए स्पेल्स डिजाइन किए थे, भले ही वो मैजिक यूज नहीं कर सकता था। एक्सपेरिमेंट्स उसने दिमाग में किए और पढ़ने के बाद ऑस्कर कंक्लूड करता है कि उसकी मैजिकल थ्योरी क्रशन जैसी ही है। क्रशन ने मैजिक कभी नहीं छोड़ा और सभी से ज्यादा मेहनत की क्योंकि वो उसकी पैशन थी। किताब के आखिरी में क्रशन की डेडिकेशन लिखी थी कि उसकी नोट्स हवा के साथ व्हाइट टावर तक पहुंचे। इससे साफ है कि एलिक्सिर लेने का फैसला उसने जानबूझकर किया था। उसकी अकेली मुश्किल थी कि उसे सब कुछ अकेले करना पड़ा। इस तरह ऑस्कर क्रशन वो लड़का था जो क्रूल फेट की वजह से कभी सक्सीड नहीं कर पाया और अकेलेपन के रास्ते पर चुपचाप चलता रहा। सब पढ़ने के बाद प्रोटैगनिस्ट काउच पर बैठकर कसम खाता है कि 17वें मास्टर ऑफ अ मैजिक टावर के नाम पर वो नॉट खोलेगा जो क्रशन कभी नहीं खोल पाया, और उन सबको सजा देगा जिन्होंने उसके पंख तोड़े। अचानक सीन बदलता है। एक ग्रीन हाउस में चलते हुए ऑस्कर सोचता है कि वो यहां क्यों है, क्योंकि उसे आखिरी बार याद है कि वो सर्किट का नॉट खोलने की कोशिश करते हुए थक कर सो गया था। तभी कोई उसे मास्टर कहकर पुकारता है और उसकी अटेंशन खींचता है।
जैसे ही ऑस्कर पास जाता है, वो खुद को 3 बच्चों के साथ देखता है और तुरंत समझ जाता है कि ये सब वाइस्काउंट ऑफ नाइटमेयर्स की ड्रीम कर्स की वजह से हो रहा है। हर बार जब वो सोता है, वो पास्ट में लौट आता है। इसका मतलब कर्स उसकी सोल से बंधा है, बॉडी से नहीं, जैसा वो पहले सोच रहा था। सीन को देखते हुए वो सोचता है कि शायद वो लकी है कि उसके स्टूडेंट्स वाले ड्रीम्स करप्ट नहीं हुए। लेसन देते वक्त सेज बच्चों को समझाता है कि भले ही मैजिक बाहर से एक जैसा दिखे, लेकिन उसे 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। लिटिल लॉयड पूछता है कि क्या व्हाइट टावर हार्मोनाइजेशन टाइप परस्यू करता है। मुस्कुराते हुए ऑस्कर कंफर्म करता है। फिर शाशा पूछती है कि क्या हर मैजिक टावर का कोई प्रेफर्ड टाइप होता है। ऑस्कर फिर से कंफर्म करता है और समझाता है कि टावर्स इसलिए वो टाइप चुनते हैं जो उन्हें सबसे अच्छा सूट करे। गिलियड हाथ उठाकर कहता है कि वो एक्सेलरेशन टाइप मैजिक लेना चाहता है क्योंकि स्लो चीजें बोरिंग होती हैं। शशा पूछती है कि कैसे पता चलता है कि कौन सा टाइप लेकर पैदा हुए हैं। ऑस्कर कहता है कि ये उतना मुश्किल नहीं जितना वो सोचती है और उसे वो स्पेल कास्ट करने को कहता है जो उसने सामने ड्रॉ किया है। शशा अपनी उंगली से स्पेल कास्ट करती है और कुछ इफेक्ट दिखता है। ऑस्कर मुस्कुराकर बताता है कि ये स्पेल फास्ट भी नहीं है और लीथल भी नहीं, बल्कि बैलेंस्ड है। इसका मतलब वो हार्मोनिक टाइप है। ये सुनकर शाशा खुश हो जाती है कि उसका टाइप भी उसके मास्टर जैसा है। बाकी दोनों बच्चे भी टेस्ट करना चाहते हैं। ऑस्कर तुरंत कह देता है कि गिलियड का टाइप एक्सेलरेशन है और लॉयड का स्पेशल टाइप। लॉयड पूछता है कि क्या उसे बदला जा सकता है। ऑस्कर बताता है कि स्पेशल टाइप्स रेयर होते हैं, सिर्फ 0.2% मेजेस के पास। लॉयड फिर भी कहता है कि वो बैलेंस्ड टाइप चाहता है। ऑस्कर सोचता है कि उसे लॉयड को एक एक करके लेसन्स देने की प्लान करनी पड़ेगी, क्योंकि स्पेशल टाइप मेजेस बिना प्रॉपर टीचर के बहुत मुश्किल से इंप्रूव करते हैं। ये सुनकर लॉयड धीरे धीरे अपना माइंड बदलने लगता है और दोनों पिंकी प्रॉमिस करते हैं। ऑस्कर सोचते हुए खुद से कहता है कि वो बच्चा जिसे मैन ऑफ प्रॉमिस कहा जाता था, असल में छोटा सा ट्रबल मेकर था। लेकिन फिर गिल्ट फील करता है क्योंकि उस वक्त लॉयड सिर्फ बच्चा था। अचानक एक स्पीकर बॉक्स से आवाज आती है और ऑस्कर की नींद टूटती है। ब्रॉडकास्ट रूम से अनाउंसमेंट होती है और उसका नाम एको होने लगता है। उसे लेबोरेटरी 4212 में रिपोर्ट करने के लिए कहा जाता है। एलिवेटर की तरफ जाते हुए ऑस्कर सोचता है कि उसके पास अभी 8 फिजिकल सर्किट्स अनलॉक करने बाकी हैं, लेकिन प्रोसेस के दौरान उसे 2 माना सर्किट लाइन मिली और वो लेवल 2 तक पहुंच गया। रूम में दाखिल होते ही एक आदमी उससे पूछता है कि वो कैसा फील कर रहा है, क्योंकि फ्रैंक ने कहा था कि उसकी मेमोरीज लौट रही हैं। ऑस्कर नजदीक जाता है और देखता है कि वो है मैक्सिम बिस्क, व्हाइट टावर का एल्डर, 45 साल का। हमें पता चलता है कि मैक्सिम कई सालों बाद टावर ज्वाइन करने वाला उसका जूनियर था और बहुत ऑनेस्ट इंसान है। वो हमेशा ऑस्कर को सीनियर कहकर फॉलो करता था और बाद में उसे मास्टर भी मानने लगा, जिसे ऑस्कर एंडीरिंग मानता था। अपनी सोचों में खोया ऑस्कर रियलाइज भी नहीं करता कि वो मुस्कुरा रहा है। मैक्सिम उससे पूछता है कि ये एक्सप्रेशन क्यों है। फिर वो बताता है कि उसे रिपोर्ट मिली है कि गॉर्डन फैमिली का हेड और हेड ऑफ एनफोर्समेंट दोनों मारे गए हैं। ऑस्कर इन्वॉल्वमेंट डिनाई करता है, लेकिन कहता है कि वो जानता है कि ऐसा क्यों हुआ। दोनों ने उसे मारने की कोशिश की थी। वो मैक्सिम को एक येलो फोल्डर पकड़ाता है और बताता है कि इलिक्सर पॉइजन्ड था। फोल्डर में कमीशन फी और एक बुक भी है जो सब एक्सप्लेन करती है, क्योंकि जब उसे क्राइम्स का पता चला तो वो ऐसा इंसान बन गया था जिसे साइलेंस्ड करना जरूरी था। मैक्सिम फाइल्स देखकर कहता है कि सच में पैसे लेजिट लग रहे हैं। ऑस्कर फिर कहता है कि रिपोर्ट बुक में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का कंटेंट लिखा है। ये सुनकर मैक्सिम मान जाता है और कहता है कि इस केस को वो यहीं छोड़ देगा और ऑस्कर को थैंक्स करता है। प्रोटैगोनिस्ट फिर पूछता है कि क्या वो एक फेवर मांग सकता है। वो बताता है कि वो मैजिक टावर की मास्टर से मिलना चाहता है। एल्डर कहता है कि ये मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि मेजेस अक्सर उससे मैजिक डिस्कस करते हैं, लेकिन ऑस्कर उससे 6 महीने बाद ही मिल पाएगा। अपकमिंग फेस्टिवल को लेकर चिंतित और क्यूरियस ऑस्कर पूछता है कि क्यों। मैक्सिम बताता है कि टावर मास्टर अभी बाहर बिजनेस ट्रिप पर गई है, एक इंपॉर्टेंट कमीशन हैंडल करने, क्योंकि हाई मेज एब्सेंट है। ऑस्कर पूछता है कि टावर मास्टर किस लेवल की मेज है। बिना हेजिटेशन मैक्सिम जवाब देता है कि वो लेवल 7 मेज है। अंदर ही अंदर ऑस्कर सोचता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि साशा को अब तक कम से कम लेवल 8 तक पहुंच जाना चाहिए था। रिपोर्ट पर लौटते हुए मैक्सिम कहता है कि कॉर्प्स का क्रॉस सेक्शन साफ था और पूछता है कि क्या ऑस्कर ने ऑफेंसिव मैजिक फिर से यूज करना शुरू कर दिया है।
ऑस्कर झूठ बोलता है कि वो बस सोचते समय ट्रेन करता है। एल्डर कहता है कि उस केस में वो फ्री है और जा सकता है। प्रोटैगनिस्ट कमरे से बाहर निकल जाता है। तभी कोई अंदर आता है। मैजिक टावर का वाइस मास्टर हेमिल। वो मैक्सिम से कहता है कि लड़के पर ज्यादा सख्ती मत करो। मैक्सिम जवाब देता है कि उसे यूथ को रेप्रिमांड करना ही होगा ताकि वो परेशानी में ना पड़े। हेमिल कहता है कि वो समझता है लेकिन चिंतित है क्योंकि बेसिक मैजिक इतनी जल्दी परफेक्ट नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि ऑस्कर सीक्रेटली स्टडी कर रहा है। मैक्सिम मुस्कुराता है और कहता है कि लड़का सच में स्नीकी है। बात खत्म करके वो दोनों एल्डर्स मीटिंग में जाने की बात करते हैं जहां एल्डर फिदिलीना इंतजार कर रही है। दूसरी ओर 10वीं मंजिल पर प्रोटैगनिस्ट उस जगह जाता है जहां वो पहले अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता था, लेकिन अब वो जगह खाली दिखती है।